नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। VAVSC VCOM सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास रहेगी। टूर गाइड की मैं बात कर रहा हूँ। आपका मेजर या फिर माइनर विषय हो सकता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो है बराबर हेल्पफुल रहेगी। MCQ प्लस डिटेल्स के साथ अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप लास्ट में देखना कि आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। बिल्कुल संपूर्ण टॉपिक्स जो है हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। और साथ ही में आपको बताना चाहेंगे, यूट्यूब पर पहली बार आप इस तरह की जो वीडियो है वो वॉच कर रहे होंगे। फास्ट, सुपर फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम बचा है। आपके एग्ज़ाम दृष्टि से बिल्कुल हम चलेंगे, है ना। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने लिए हैं यहाँ से, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को, है ना, ध्यान में रख करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न नंबर 1 की मैं बात करूँगा। आपके सामने रहेगा, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। अगर आप लिखते हुए चलते हैं तो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में चीज़ें सेट रहती हैं और एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके हैंड रिटन नोट्स के साथ, क्योंकि मैं भी आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाता हूं। और अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको और बच्चों से बिल्कुल आगे ले जाएंगे, ठीक है। और आप देखना, ये जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं ना, आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने के लिए बहुत लाभदायक आपके लिए रहेंगे, ठीक है। तो लिखते हुए चलें आप, है ना। और हर एक क्वेश्चन के बाद हम डिटेल समझेंगे बहुत शानदार उम्दा तरीके से, जैसे कि हम पहले समझते हुए आए। तो कोई भी बच्चा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगा। और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं, वो केवल फैक्ट्स हैं जो आपके टूर गाइड स्पेशल सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। केवल वही क्वेश्चन हमने लिए हैं और वही जानकारी इस वीडियो में PDF के माध्यम से आपके लिए हमने तैयार करी है। कोई फालतू की चीज़ें नहीं रहेंगी जिसमें आपको लगेगा कि ये बिल्कुल वेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा और शानदार उम्दा मटेरियल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। सिक्किम को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को या फिर मध्य प्रदेश को। तो मैं बात करूंगा अगर राइट आंसर की तो हो जाएगा बिहार, ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहते हैं, तो बिहार को कहते हैं। आप बताओ क्यों कहते हैं। क्या इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले वहाँ जो है, वहाँ के अनुयायी जो हुए थे बौद्ध धर्म के, बिहार से हुए थे। समझो, सबसे पहले बात फैक्ट को समझते हैं। विश्व में 20 देश ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। कितने देश ऐसे हैं, तो कहना 20 देश ऐसे हैं। अब समझो, अधिकृत बौद्ध देश कौन कौन से हैं। अधिकृत का मतलब है मेरा कि जहां बौद्ध धर्म को राजधर्म या फिर राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। अब ऐसे कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 मैं बात करूंगा लाओस की, ठीक है। दूसरे की बात करूंगा कंबोडिया की, तीसरे की बात करूंगा भूटान की, या चौथे की बात करूंगा थाईलैंड की, है ना, या फिर म्यांमार, पांचवें की बात करूंगा, या 6 श्रीलंका की बात करूंगा। अब देखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेंगे कि बताओ निम्न में से कौन कौन सा देश बौद्ध अधिकृत देश नहीं है या फिर है, या फिर इनमें से कोई ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे। तो आप इनको अपने माइंड में सेट कर लें, इस इमेज को बिल्कुल रट डालें, ठीक है। समझ गए बात कि नहीं, है ना। जिसमें श्रीलंका, है ना, या फिर थाईलैंड, भूटान, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सारे बिल्कुल ईजी हैं। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। अब समझो एक बात और, संस्थापक कौन था, है ना। संस्थापक जो है वो कौन था बौद्ध धर्म का, तो हम कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध जी की तरफ इशारा करते हैं। वो जो है वो किसके, बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। अब एक बात और समझ लो इनसे रिलेटेड, इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब ईसा मसीह जी से ही ये पूर्व में हुए थे, उनसे पहले हुए थे। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में है, ये उनका जन्म स्थान हो गया, है ना। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जी को ज्योतिपुंज भी कहते हैं। इस चीज़ को भी अपने माइंड में सेट करते हुए आप चलेंगे। सबसे प्राचीन धर्म की मैं अगर बात करूं कौन सा हो जाएगा, तो कहना सनातन धर्म जो है वो सबसे प्राचीन है, पुराना धर्म है ना। इसी से जैन धर्म की या फिर बौद्ध धर्म की या अन्य जो धर्म है उनकी उत्पत्तियां हुई हैं। समझ गए बात कि नहीं। इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी जानकारी, है ना, हासिल कर ली है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो सासाराम। सासाराम कहाँ है भाई, कहना बिहार में है, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है आपके पास, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब बाकी अपने विषय पे भी फोकस करें, इस पे भी फोकस करें, क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल की, अच्छे कंटेंट के साथ करवाते हैं दोस्तों। चलिए, निर्माण की हम बात करें अगर, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो 16 अगस्त 1545 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो हुआ था, है ना। और कहाँ है, बिहार में है, सासाराम में है। इतनी चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप ये याद ना भी करें तो भी चलेगा। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3 जो है आपके सामने रहेगा।
उड़ीसा के कोणार्क में किसका मंदिर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि घुमाने वाला है। समझो बात, कैसे घूमोगे आप। देखो, इंद्रदेव का मंदिर है, ब्रह्मदेव का है, सूर्यदेव का है या नरसिंहदेव का है। तो आप लोग जो घूमते हो ना, वो घूमते हो सूर्यदेव में और ब्रह्मदेव में। कि कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क में किसका मंदिर है? तो आज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो उड़ीसा के कोणार्क में जो मंदिर है वो है आपके श्री सूर्यदेव जी का, है ना। और ब्रह्मा जी की मैं बात करूँ तो राजस्थान के पुष्कर में है। केवल एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का राजस्थान के पुष्कर में। दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, माइंड में चीज़ों को सेट करते हुए आप चलें। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने रहेगा, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो देखो, महाराष्ट्र में है क्या, नई दिल्ली में है, पंजाब में है या फिर हरियाणा में है? तो दोस्तों मैं बात करूँ अगर राइट आंसर की, तो हो जाएगा नंबर 1, महाराष्ट्र में जो है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, और किसके चित्रण की वहाँ पे बात करी गई है, किनका चित्र वहाँ पे है? तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करता है ना। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है प्रदर्शित करती हैं। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो बिल्कुल राष्ट्र हित में, देश हित में सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना। और जुड़ जाएं, बहुत सारी ऐसी उम्दा क्लासेस हम आपके लिए लाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 की मैं बात करूंगा, आपके सामने रहेगा, भारत के किस नगर में चोल काल के स्मारक हैं, है ना? मदुरई, तंजौर, मद्रास या फिर बेंगलोर? तो अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तंजौर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और चोल काल के जो स्मारक हैं वो तंजौर में है। एक चीज़ और यहाँ से हम याद रखेंगे, स्वर्ण मंदिर की अगर हम बात करें तो अमृतसर में है। बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लें चीज़ें। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने रहेगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? किस नदी को जानते हैं? क्या गोदावरी नदी को जानते हैं, कृष्णा नदी को जानते हैं, कावेरी नदी को जानते हैं या फिर ताप्ती नदी को जानते हैं? तो अगर बात करें राइट आंसर की, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसे ही हम गोदावरी नदी को ही क्या कहते हैं बताओ? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं स्टार बना के हमने लिखी है, आप भी अपनी कॉपी में लिख डालो, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी? देखो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि PDF देने के मैं खिलाफ रहता हूँ। क्यों खिलाफ रहता हूँ? खिलाफ इसलिए रहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि साथ साथ नोट बनाते हुए चलो आप, है ना। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप चुपचाप से अपनी कॉपी पेन ले लो, लिखते हुए आप चलो, है ना। फिर भी आपको अगर लगता है कहीं ना कहीं कि PDF की ज़रूरत है, तो लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक टेलीग्राम चैनल की, है ना। वहाँ पे जा करके आप सीधे PDF इस वीडियो की प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा, है ना। और एग्जाम का प्रेशर तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बहुत सारी क्लासेस हम आपको माइनर सब्जेक्ट की उपलब्ध करवाते रहते हैं, चाहे फिर बात करें हम टूर गाइड की या फिर बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, है ना, मल्टीमीडिया हो या फिर NCC, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट की भी क्लासेस हम यहाँ पे आपको देते हैं, है ना। ह्यूमन वैल्यू, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण की भी बहुत सारी क्लासेस डाली हैं, बहुत उम्दा तरीके से डाली हैं। बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मैराथन क्लास को भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले जो है मैराथन आपके लिए ज़रूर लाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ों को अभी कंप्लीट करते हुए चलें, बाद में एक वीडियो में तो कोशिश करूँगा ही कि आपको चीज़ें कहीं ना कहीं कवर कर दो, है ना। लेकिन फिर भी अगर टाइम मिलता है तभी ये पॉसिबल है, इसलिए आप अभी ये चीज़ें तो बिल्कुल कंप्लीट करते हुए चलेंगे ही। खनिजों का सबसे बड़ा भंडार कौन सा राज्य है? बिहार है क्या, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर पश्चिम बंगाल है? बताओ भाई राइट आंसर कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले बात सुनो, खनिजों का सबसे बड़े भंडार की अगर बात करी गई है तो वो है बिहार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का तो हो जाएगा बिहार। लेकिन अगर मूल की दृष्टि से मैं बात करूं तो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा भाई? राजस्थान हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में सेट कर लें और समझते हुए चलें। अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्ट हैं यहाँ से, आप दोनों ही समझेंगे। भारत लोह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, इन सब में क्या है? धनी है ना। ये सब भारत में खूब पाए जाते हैं। तांबे की बात करूं, सोना की बात करूं या फिर जस्ता की, तो इनका अभाव है अपने प्यारे भारत देश में। ठीक है, समझ गए बात कि नहीं? बताओ। अब एक चीज़ और यहाँ से समझ लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है इसमें कि एक्स्ट्रा जो है वो नॉलेज आपके लिए हो जाएगी। देखो, 87 खनिजों का उत्पादन भारत में होता है प्रमुख रूप से। ईंधन के लिए 4, धात्विक की बात करूँ तो 11, अधात्विक 22, परमाणु 3 और गौण खनिज जिसमें भवन या फिर अन्य सामग्रियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं 22, है ना, 23 की मात्रा में पाई जाती हैं। बाकी अन्य जो है वो भी खनिज शामिल हैं। अब समझो आप प्रश्न नंबर 8 को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, यहाँ से हमने राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि टूर गाइड में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन ना आए।
ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं, या कैसे भी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से घुमा के अगर वो पूछेगा तो आप सबसे पहले समझो कि बात है ना कहना क्या चाह रहा हूं मैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भाई कहना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले क्या नाम था? तो बता देना भाई, हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। और हेली ने खोज करी थी, है ना, तो इसी वजह से इनका नाम हेली नेशनल पार्क सबसे पहले रख दिया गया था। अब बदल के उसका क्या रख दिया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है। और करंट में अभी भी उसका नाम बदला है। आप हमें बताओ क्या नाम इनका इस राष्ट्रीय उद्यान का हो गया है, आप हमें कमेंट करके तुरंत बताओ। ठीक है, चलो अब स्थान हम समझेंगे कहाँ है ये। तो उत्तराखंड में है, रामगंगा नदी के पास में है। समझ गए बात करें? इतनी जानकारी सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके सामने रहेगा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो कहना हिमस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमस नेशनल पार्क, जो 4400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, है ना, समझ गए होंगे क्यों लद्दाख में है। ठीक, और हिम तेंदुओं के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पे हिम तेंदुओं की संख्या बहुत अधिक है ना। लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, है ना। अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल ज़रूर लाइक कर दो, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा जो काम मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार, है ना, और लाभप्रद साबित हो रहा है वो काम। एक सींग वाला गेड़ा कहाँ पाया जाता है? आप बताओ भाई। काजीरंगा में पाया जाता है, असम में। समझ गए बात कि नहीं? एक सींग वाला जो गेड़ा है वो कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। और सबसे पहले हम एक बात और समझ लें कि देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं अब सर ये क्वेश्चन जो है क्या ऐसा नहीं है कि मेरी यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए हो। देखो भाई, टूर गाइड अगर है, सिलेबस हमने आपको इसमें पहले डाला हुआ था, है ना, बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देख लेना। अपनी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो मिलान करना, मैच कर लेना, और देखना कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो यहाँ से हैं या नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम सबसे पहले ये भी जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 की मैं अब बात करूंगा कि एक सिंग वाले गेड़े को मैंने समझ लिया था कि काजीरंगा में है, असम में पाया जाता है। ठीक है, अब असम के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं अब वो कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखो असम के 7 लगभग राष्ट्रीय उद्यान हैं असम में, लेकिन हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरे की बात करूंगा गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरे की बात करूंगा काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथे की बात करूंगा ऑरेंज टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 49 में है। आप बताओ क्या भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है वो कितनी है? बताओ, क्या 49 ही है या फिर उससे ज़्यादा है? कमेंट करके बता दो जरा। ठीक है, असम के समझ लिए तो उत्तराखंड के भी समझ लें। एक तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हमने लिया है। चमोली जिले में है उत्तराखंड के। रणथंभौर और सरिस्का ये कहाँ है? क्या राजस्थान में है? आप हमें कमेंट करके बताओ। प्रश्न नंबर 11 की मैं बात करूंगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, या फिर गुजरात में है ना। थोड़े से हम फास्ट चल रहे हैं दोस्तों टाइम की कमी की वजह से, और अगर आपको फास्ट ज़्यादा लग रहा हो तो आप रोक रोक करके चीज़ों को अच्छे से लिख लें। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? राजस्थान में है क्या, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, या गुजरात में है? तो बात करूँ अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, और एशियाई शेरों का आश्रय स्थल जो है वो कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान को, है ना। 4-5 दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर दो वीडियो को, बिल्कुल मज़ा आ जाए बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाए कि बहुत अच्छे से क्लासेस जो है यहाँ पर कराई जाती है ना। आप किसी का भला करते हैं, कहीं ना कहीं आपका भला भी हो जाता है। बिल्कुल आपके दोस्त परेशान हो रहे होंगे तो उन्हें जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न नंबर 12 की मैं बात करूंगा। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर पंजाब? मध्य प्रदेश है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे मिलते हैं। चलो अब बताओ हमें कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, इसका कमेंट में हमें आंसर जरूर बता दो। क्या बताओ मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है ना? आंसर जरूर बताना इस क्वेश्चन का। चलिए अब बात करूंगा। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अभी आपसे ऐसा पूछा था कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है, तो आपने आंसर बता दिया बहुत अच्छे से कि मध्य प्रदेश में है सर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम कहाँ है तो आप बता देना पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना। पंजाब में जो है वो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। समझ गए बात कि नहीं? बताओ समझ गए बात कि नहीं, है ना। बहुत जल्द आपके लिए हम सोच रहे हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाए,
ना बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हैं, कह रहे कि पता नहीं चलता कि कई जगह 3-3 4-4 घंटे की मैराथन चलती हैं, है ना? बिल्कुल सटीकता से आपको चीज़ें चाहिए। तो बिल्कुल कोशिश करूँगा दोस्तों, बहुत जल्द, है ना, एक नए अंदाज़ में मिलते हैं कंपटीशन वाले चैनल पर। बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। बताओ ये जो मेरा आइडिया है वो कैसा है? आप हमें कमेंट में ये बताना, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हम इसको भूल जाएँगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना? सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी हम कवर करते हुए चलेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की, आपके सामने रहेगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो दक्षिण वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दक्षिण वटन राष्ट्रीय द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, है ना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है। बिल्कुल समझें आप अच्छे से। और प्रश्न नंबर 14 की मैं बात करूँगा, 2 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहीं न कहीं नए बने हैं। ये कहाँ है? तो कहना असम में है। कौन-कौन? एक दिहिंग पटकई की बात करूँगा, दूसरा रायमोना की बात करूँगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 बहुत फास्ट तरीके से हम समझते हुए चल रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहना भाई यूपी में है, लखीमपुर खीरी में है ना? एक और रट लो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो कहाँ है ये? तो कहना कर्नाटक में है। ठीक है, चलो अब प्रश्न नंबर 16 जो है आपके साथ रहेगा, आपके स्क्रीन के सामने रहेगा। पर्यटन की विशेषता, विशिष्ट विशेषता है, आपको बताना है भाई कि पर्यटन की विशिष्ट विशेषता क्या है। नंबर 1 की बात करूंगा, पर्यटकों को भौतिक रूप से पर्यटन स्थलों पर ले जाना पड़ता है। सेकंड, देखो हो भी सकता है ये भी, टूर ऑपरेटर अपने ग्राहकों की मदद नहीं करता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है ऐसा तो। ठीक है। थर्ड की मैं बात करूंगा, बहुत पैसा देना पड़ता है। किसे किसे देना पड़ता है पैसा? जो पर्यटक आए हैं उन्हें? बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल विशेषता नहीं है। या फिर मैं फोर्थ की मैं बात करूंगा, अगर आपके सामने है, पर्यटन स्थल गर्म, साफ, आकर्षक होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है ना? मौसम जैसा रहेगा, जलवायु जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की मैं अगर बात करूं तो आपका पहला आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि पर्यटन की जो विशिष्ट विशेषता है वो पर्यटकों को भौतिक रूप से पर्यटन स्थलों पर ले जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 आपके सामने रहेगा, स्कूबा डाइविंग को जोड़ा जाता है, साहसिक पर्यटन से जोड़ा जाता है। रट डालें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। प्रश्न नंबर 18 एक लाइन की चीज है, बिल्कुल रट लो। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने रहेगा, एक यात्री जो हज करने के उद्देश्य से मक्का जाता है वह है, बताओ क्या भ्रमण करता है, या धार्मिक पर्यटक है, या फिर पर्यटक है, या फिर कोई भी नहीं है? तो देखो हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो वो धार्मिक पर्यटक है ना? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों है धार्मिक पर्यटक? क्योंकि देखो एक यात्री है, वो हज करने के उद्देश्य से जा रहा है, तो मक्का मदीना क्यों जाते हैं भाई? हज करने के उद्देश्य से जाते हैं ना, है ना? हिंदू लोग जो है वो वाराणसी जाते हैं या फिर बद्रीनाथ जाते हैं, तो वो किस लिए जाते हैं? धार्मिक उद्देश्य से जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं कि नहीं? तो बस वही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल, है ना? लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। अगर अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, है ना? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर बताओ बार-बार लाइक क्या कहते हैं? अरे नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तभी किया करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करो। समझो अब बात, बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ईपी, सीपी, एपी, 3 चीज़ें हम समझेंगे। क्या-क्या समझेंगे? ईपी, सीपी और एपी। ईपी देखो होटल से रिलेटेड है ना? वहाँ पे जो सुविधाएँ वगैरह दी जाती हैं, तो ईपी की मैं बात करूँगा तो केवल कमरे शामिल हैं। ईपी फैसिलिटी आपको दी जाती है अगर, तो केवल कमरे उसमें शामिल होते हैं। सीपी की अगर कोई होटल बात करता है तो कमरे प्लस कॉन्टिनेंटल नाश्ते की वो बात करते हैं। और एपी की मैं अगर बात करूं, वो कहे कि एपी फैसिलिटी जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो कहना उस तो समझ जाना कि कमरा प्लस ब्रेकफास्ट प्लस दोपहर का भोजन भी देंगे प्लस रात्रि का भी भोजन देंगे। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आपकी होगी। समझ गए बात कि नहीं? बताओ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, है ना? चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रश्न नंबर 20 मैप। पहले हम समझेंगे मैप का फुल फॉर्म। तो मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान जो है मैप का फुल फॉर्म है संशोधित अमेरिकी योजना, इसे हम हिंदी में कहेंगे। समझ गए बात? चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 20 से ही बनेगा। देखो मैप योजना जो है वो प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? केवल कमरा, या फिर कमरा प्लस दोपहर का भोजन। तीसरे की बात करूंगा कमरा प्लस नाश्ता, या फिर फोर्थ की बात करूंगा कमरा प्लस रात्रि भोजन। तो अगर बात करूँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो कमरा प्लस नाश्ता जो है वो मैप योजना प्रदान करती है ना? मैप योजना का फुल फॉर्म क्या है? अभी आपने समझा, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की मैं बात करूंगा, पहली ट्रैवल एजेंसी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्या थॉमस कुक के द्वारा, या टाटा एंड सन्स के द्वारा, अंबानी जी के द्वारा, या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो मैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप ही बता दें कमेंट में, है ना? मैं नहीं बताने वाला हूँ,
क्योंकि मैंने अपनी जो वीडियोस बनाई हैं 2-3 क्लासेस हमने आपको उपलब्ध करवाई थी, मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया भी था, है ना। एक और सूचना है आपके लिए, और कमेंट करके पहले आप ये बता दो कि ये क्लास आपको लगी कैसी है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए तो हम बिल्कुल देंगे, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल फ्री होकर के आप चीज़ों को पढ़ें। एग्ज़ाम का प्रेशर आपको नहीं लेना है, और अग्रिम शुभकामनाएं एग्ज़ाम की आपको। देखो अब सबसे पहले हम आपको एक बात और बताएं, टूर गाइड की जितनी भी क्लासेस हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, चुपचाप से जाओ। 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, आराम से देख डालो, लिख डालो उन्हें कॉपी में। सिलेबस आपको चाहिए अगर, तो ये सिलेबस की क्लास है, चुपचाप से जाओ और सिलेबस देख लो, है ना। चलिए, और पेपर जो है आपका ये OMR पे होगा। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं आप कमेंट करके हमें बताएं, क्या वहाँ ये पेपर लिखित हो रहा है, आप इस बात की भी जानकारी हमें ज़रूर दें। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो है क्लासेस भी हम आपको टूर गाइड की बराबर उपलब्ध करवाते हैं, बहुत अच्छे और शानदार तरीक़ा से। डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लास हमने आपको उपलब्ध करवाई थी। चाहे अगर आप BA BSc सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। BA BSc VCOM सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के लिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की मैं अगर बात करूं तो इस क्लास को हमने बहुत अच्छे और शानदार तरीके से बनाया है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट करा दी है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर यूनिट 1 करा के भूल गए हैं, बिल्कुल मैं भूला नहीं हूँ, है ना। 5 यूनिट टोटल हैं इसमें, और 5 यूनिट को 5 वीडियो में ख़त्म करने की मेरी गारंटी रहेगी, और ज़रूर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। क्लासेस हम आपको इसलिए रोज़ नहीं प्रोवाइड करवा रहे क्योंकि मैं भी थोड़ी सी मुझे भी थोड़ी सी व्यस्तता है, मैं भी बिज़ी हूँ, और साथ ही में आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए, इस पर भी फोकस करिए, और मैं आपको ये क्लासेस जो है समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूँगा, ठीक है। तो देखो, मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन की मैं बात करूं, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो इसकी भी क्लासेस हमने आपको बहुत सारी क्लासेस दी हैं, है ना। देख डालें, सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखते हुए चलें। हिंदी साहित्य की भी क्लासेस हम आपको बराबर देते हैं, है ना। एक नए सर से हमने आपको अवगत भी कराया था, उनने भी आपको पढ़ाया। आपका जो रिस्पॉन्स है आप हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको उनसे पढ़ करके, है ना। क्या आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यूनिट 3 को जो है झांसी की रानी उपन्यास को बहुत शानदार तरीके से मैंने खुद कंप्लीट किया था, ठीक है। और अलजबरा की मैं बात करूं, BSc VTech सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा था, है ना। संपूर्ण वीडियो में, एक वीडियो में संपूर्ण राजनीति विज्ञान के केवल पेपर में आने वाले VI इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आपके साथ शेयर किया था, है ना। और अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है कि आपके कौन कौन से माइनर मेजर हैं तो आप ज़रूर देख लें, है ना। ये वीडियो भी हमने बनाई है, और जितनी भी क्लासेस हम आपको दिखा रहे हैं प्ले लिस्ट सबकी बनी हुई है, चुपचाप से जाओ और देख डालो, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो हम शेयर कर ही देंगे, है ना। PDF के लिए परेशान नहीं होना, नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, क्लिक करना, सीधा पहुँच जाओगे वहीं पर, ठीक है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ अपनी BA BSc VCOM से। सारी चीज़ों को बिल्कुल धुआं कर दिया जाता है यहाँ पर, बहुत शानदार और बेहतरीन अंदाज में, है ना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सब लोग लिख दो एक बार कमेंट में, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय।